हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस हाउस। हमने जो अपनी पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका ये सेकंड पार्ट है और हम अपनी सीरीज़ में एनडीए के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। और जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। उससे पहले अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस तरीके से हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है इसी तरीके से हम जो और सब्जेक्ट्स हमारे जैसे ज्योग्राफी हुआ, जैसे पॉलिटी हुआ, उन सभी जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे इसी तरीके से। और इसके साथ साथ जैसे ही एनडीए का ये जो पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम सीडीएस देन एसएससी के जो भी अदर एग्जाम्स है वो, तो इसी तरीके से जो जो मेजर एग्जाम्स हैं सभी के जीएस सेगमेंट के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको इसी पैटर्न पे कवर अप करेंगे। इन पीवाईक्यूज़ को करने का जो अप्रोच है वो सिंपली ये है कि यहाँ पे हम सीखते हैं कि नॉलेज के साथ साथ किस तरीके से हम एप्टीट्यूड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू आर वेलकम फॉर दैट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, ये पार्ट 2 है। इसी तरीके से फर्दर आपको पार्ट्स वाइज पार्ट्स क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो मिलती रहेगी और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और द 11th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट्स। तो ये 4 मूवमेंट दिए हुए हैं और उसने पूछा है कि इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। करेक्ट पूछा है उसने, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोपला रेबेलियन, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और सॉल्ट सत्याग्रह। तो अब देखिए जो ये मूवमेंट्स है ये एक फेमस और नोन मूवमेंट्स है, तो इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बेसिक हमको पता होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले इसमें दिया गया है मोपला रेबेलियन। तो मोपला रेबेलियन हम सभी को मालूम है कि ये जो है ये साउथ इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा इनिशिएट किया गया था बाई साउथ इंडियन मुस्लिम्स। उन्होंने इस रेबेलियन को स्टार्ट किया था। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो वो टाइम पीरियड है 1921। और ये मोपला जो रीज़न है ये आपका प्रेजेंट डे केरला में देखने को मिलेगा। तो मोपला रिबेलियन जो है ये शुरू किया गया था साउथ इंडिया के मुस्लिम के द्वारा अराउंड 1921। और जो ये रीजन, इसका जो क्षेत्र है वो आज का प्रेजेंट डे केरला है। और ये शुरू किया था अगेंस्ट फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट इस रेबेलियन को शुरू किया गया था। तो हमको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया अबाउट मोपला रेबेलियन, ईयर पता चल गया कहाँ पे, किस क्षेत्र में, किन लोगों के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। मैं आपको ये ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज अगर इसमें से कुछ भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है 2-3 इंसिडेंट का तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक होलिस्टिक वे में पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे अगर फ्यूचर में मान लो कोई भी दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होकर आ जाता है इन्हीं ऑप्शन के बेसिस पे, तो हम उस क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, टैकल कर पाएँ। तो इन क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आपका एक काम अगर आप और कर लेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा कि आप एक पेन पेपर लेके बैठें और मैं जो भी यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ या फिर जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे बारदोली सत्याग्रह। तो ये हम सभी को मालूम है, इसका जो ईयर है वो है 1928, ठीक है। और ये एक फार्मर्स प्रोटेस्ट था जिसको लेड किया गया था भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। फार्मर्स प्रोटेस्ट लेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928। चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस इंसिडेंट है और ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट भी हम सभी को मालूम है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण। आप लोग साथ साथ अगर नोट डाउन करते जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। रीज़न इसका बिहार है और दिस मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। बहुत फेमस मूवमेंट है, हम सभी को पता है। और इसका जो ईयर है वो क्या है, 1917। फिर सॉल्ट सत्याग्रह बहुत फेमस है, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। अब इसकी क्रोनोलॉजी में अगर हम देखें तो
ये है 1930, 1917, 1928, 1921। तो इस क्रोनोलॉजी के बेसिस पर सबसे पहले क्या आएगा? 1917, दैट इज़ चंपारण सत्याग्रह। तो जिस भी ऑप्शन में अगर आपको 3 पहले दिख रहा है तो आप उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले 3 जो है वो यहाँ है, तो यानी कि सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद देखेंगे तो 1921 में हुआ क्या? मोपला। मोपला के बाद देखेंगे 2 बारदोली 1928, सबसे लास्ट में सॉल्ट। तो ये इजी क्वेश्चन था, हम इसको कर भी सकते थे अगर इसमें से हमें 2 इंसिडेंट भी कंफर्म होते। लेकिन फिर भी मैंने आपको सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे फ्यूचर में अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन केवल बारदोली सत्याग्रह से आ गया, केवल मोपला रेबेलियन से आ गया, तो फिर हम उस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक हॉलिस्टिक वे में पूरा क्वेश्चन कवर अप कराया है, जिसमें हमने डायरेक्ट आंसर को टिक करके आगे ना बढ़कर उन जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से हम कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। तो अगर आपने अभी पेन और पेपर नहीं लिया हो तो आप उसको ले लो, और ये जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप साथ साथ उसको नोट डाउन करते चलो। जिसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविसाज्ड आ। जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये सबसे पहले तो इसका हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो एज वी ऑल नो दैट मार्च 1946। सर ये क्यों आया था? तो ये आया था टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। पावर ट्रांसफर से रिलेटेड था, जो भी अंग्रेजों के हाथ में जो सत्ता थी उसका स्थानांतरित करना भारतीयों के हाथ में, ठीक है। और इसने जो है एक फेडरल यूनियन में कहूँ या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहीं ना कहीं ये प्रमोट किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। ये ईयर याद रखना 1946, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में इसका ईयर भी पूछ लिया, कैबिनेट मिशन प्लान का ईयर क्या था, तो ईयर वॉज 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Who among the following social reformer started a society for the encouragement of widow remarriage in 1866 in महाराष्ट्र? विडो remarriage, विधवा पुनर्विवाह के लिए महाराष्ट्र में 1866 में किस व्यक्ति ने एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था जिसने इस चीज़ को प्रमोट किया था, विडो remarriage को? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका जो आंसर है वो है विष्णु शास्त्री पंडित। ही वॉज बॉर्न इन 1827। कहाँ पे? बदावा वॉज द प्लेस, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया, हमने इसका आंसर सी टिक करके हम इस पर डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें जो और पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं वो काफ़ी फेमस है, जैसे ज्योतिबा फुले। मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो ज्योतिबा फुले पे ही फ्रेम है। बाल गंगाधर तिलक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पंडिता रमाबाई। ये जो और जो 3 नाम हैं ये काफ़ी नोन पर्सनैलिटीज़ हैं। तो अब जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभार हम क्वेश्चन का जो आंसर है उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम साथ ही में थोड़ा सा कुछ बाल गंगाधर तिलक के बारे में रिकॉल कर पाएँ, थोड़ा ज्योतिराव फुले के बारे में रिकॉल कर पाएँ, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो भी यूपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन सभी ऑप्शन से चांसेस रहते हैं कि फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके जो क्वेश्चन दूसरा फ्रेम कर दिया जाए, बिकॉज थीम्स कहीं ना कहीं सेम रहती हैं, बस क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें जो भी 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन पे अपना पूरा फोकस रखना है कि हाँ ये ऑप्शन अगर इसमें है तो ये क्यों है और इससे मुझे क्या याद आ पा रहा है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ पॉइंट याद कर लिया, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप याद करने की कोशिश करो। ज्योतिराव फुले के बारे में आपने कुछ पॉइंट याद कर लिया, तो वो आपका एक एक्टिव रिवीजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को जो है हमें ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री को कहाँ पे सेटअप किया? ऑप्शन है कालीकट, सूरत, पौंडीचेरी और मसूलीपट्टनम। अब ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो जब हम टॉपिक पढ़ते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, अराइवल ऑफ
वहाँ पे हम इनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले जो इन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ सेटअप की, ये बहुत ही बेसिक हमारे लिए नॉलेज बन जाती है और जो कि हमें आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम सभी को पता है, दैट इज सूरत। ठीक है, और कब 1688 इज द टाइम पीरियड, अंडर अंडर हुम, फ्रैंकोइस कैरन। तो इस तरीके से अब जिसमें कालीकट, पौंडीचेरी या मसूलीपट्टनम, जो ये 3 लोकेशन दिए गए, ये लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, आपको जाके जो भी आपके स्टैटिक नोट्स हैं थ्योरी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, वहाँ से जाके इन लोकेशंस को देख लेना है। कालीकट कहाँ कहाँ मतलब हमने पढ़ा था, और यहाँ पे कौन सी किस कंपनीज ने, किस यूरोपियन पावर ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया। इसी तरीके से पौंडीचेरी, इसी तरीके से मसूलीपट्टनम। तो इस तरीके से हो सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम वो पूछ ले कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की। तो ये सब हमको पॉइंट जो है पता होने चाहिए। इस तरीके से आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये ब्लॉक ना होगा, यहाँ पे बुक होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे अगर हमें 4 ऑप्शन नहीं पता तो भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूँ तो जैसे जैसे बुक है ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस बुक है, बहुत नोन बुक है। इसमें से जो भी 4 बुक दी गई हैं उसमें से मैं मानता हूँ कि 3 बुक बच्चों को नहीं आए, लेकिन जो ये थर्ड बुक दी हुई है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये ऑलमोस्ट सभी को पता होती है। और इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इसके, उनका नाम है क्या, जवाहरलाल नेहरू। तो जो ट्री है उसका क्या हो जाएगा, डी। तो अब आप ऑप्शन में एक बार देखेंगे तो डी में, डी का या तो 1 हो सकता है या डी का 3 हो सकता है। तो 1 है नहीं डी का, यानी कि ऑप्शन ए कट हो गया, ऑप्शन बी कट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ किस पे, सी और डी पे। तो मुझे ये कंफर्म है कि 3 का जो है वो डी है, यानी कि डी दोनों में कॉमन है। अगर 3 का डी है तो मुझे एक और कंफर्म हो गया, क्या, ए का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों में ए का 1 है, यानी कि ए क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका क्या हो जाएगा, द आर्कटिक होम इंडिया वेदास, यानी कि ये हो गया ए। अब बात आ गई 2 पे, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी। तो महात्मा गांधी की बुक हिंद स्वराज बहुत फेमस बुक है, बहुत नोन बुक है। तो सी का अगर हो जाएगा 2, तो सी का 2 एक ही ऑप्शन में डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आपने देखा कि इस तरीके से अगर मुझे 2 बुक कंफर्म है तो मैं बाकी की 2 अगर मुझे नहीं भी पता हूँ तो भी मैं इस क्वेश्चन को बना ले जाऊँगा। तो अब यहाँ से हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एंड ऑथर्स, उनके इनके नाम पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, ये कुछ थीम्स हैं जहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और ये हमको पता होने चाहिए। अब इसमें जो भी बुक्स दी गई हैं वो नोन बुक है, इसी तरीके से और काफ़ी बुक्स हैं, काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर्स हैं जो कि हमें आने चाहिए। और आफ्टर दैट क्लास और दैट लेक्चर आप अपने स्टैटिक नोट्स से या थ्योरी के जो नोट्स हैं आप वहाँ से जाके अपने इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो हम सभी को पता है 16, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है वो है अप्रैल 1816। ठीक है, सॉरी 1816 नहीं, 1916। इसी के साथ साथ एक और पर्सनैलिटी जो हमें यहाँ से रिकॉल करनी चाहिए, एनी बेसेंट। ये कब कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही, किस सेशन में रही, और किस तरीके से ये जुड़ी हुई है होम रूल लीग से, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को रिसर्च कर लेते हैं तो आपका एक होलिस्टिक वे में जो ये क्वेश्चन है कवर अप हो जाएगा। और यही तरीका होता है पीवाईक्यू को लगाने का। पीवाईक्यू को लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का ये आंसर होगा और आपने टिक करके आगे बढ़ गए। आपको देखना है कि मैं उस क्वेश्चन से और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब देखो इसमें जो और ऑप्शन दिए गए जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, क्या ये नॉन पर्सनैलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल है नॉन पर्सनैलिटीज़। तो हमारा क्या ड्यूटी होती है कि हाँ इस क्वेश्चन के साथ साथ हम इन लोगों के बारे में भी थोड़ा कुछ भी रिकॉल कर पा रहे हो, जो भी हमने पढ़ा है अपने स्टार्टिंग में वो रिकॉल कर लें। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और अगर इस तरीके से हम पीवाईक्यू को लगाएंगे तो हम काफ़ी कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो अपना इनपुट आउटपुट रेशियो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 17 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंट फीचर पूछ रहा है, वो सिग्निफिकेंट फीचर। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नॉलेज और एप्टीट्यूड दोनों का मिक्सअप होते हैं, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड का मिक्सअप होते हैं। किस तरीके से होते हैं मिक्सअप, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए पहला इसमें स्टेटमेंट पढ़िए आप, वुमेन डिड नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में वुमेन्स ने कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था। अब आप एक बार अपने कॉमन सेंस से सोचिए, क्या क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज इट पॉसिबल कि वुमेन का कोई भी रोल ना हो? ये तो हम मिड 20s की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो है 1940 के बाद की ये इंसिडेंट्स हैं सारे। इज इट पॉसिबल? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर? रॉन्ग हो जाएगा। नासिक इन महाराष्ट्र वॉज एन इंपॉर्टेंट रीजनल बेस ड्यूरिंग द मूवमेंट। महाराष्ट्र में जो नासिक है वो एक इंपॉर्टेंट रीजनल बेस था इस मूवमेंट का। दिस इज रॉन्ग। क्या है आप बताएंगे? नासिक नहीं था, इतना मैं आपको बता देता हूं। फिर कह रहा है कि इट वॉज मार्क्ड बाई एंटी जमींदार वॉयलेंस। नहीं, रॉन्ग। इट वॉज नॉट मार्क्ड बाई एंटी जमींदार वॉयलेंस। यहाँ पे पैन इंडिया के लोग यूनाइट होते हुए देखने को मिल रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। कुछ यहाँ पे स्लोगन्स दिए गए, किसके द्वारा स्लोगन दिए गए आपको बताना है। क्या स्लोगन था ये आपको बताना है। मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि हाँ हम इस टॉपिक से, अब देखिए इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आया कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द इंपॉर्टेंट मूवमेंट, और वहाँ से ऑप्शंस को फ्रेम किया गया है। हो सकता है मे बी इन फ्यूचर दोबारा से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का मेंशन हो, उसमें जो उसका जिक्र किया गया हो, तो वहाँ पे हम अपने जो भी अभी इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस क्वेश्चन से, वो इन फ्यूचर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है ये आपको लिखना है अपने नोट्स में, और ये आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है। अगर आप अपने जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है, अगर आप वहाँ जाके खोलेंगे आपको पता चल जाएगा वुमेन्स का क्या रोल था। आपको पता चल जाएगा कि इस यहाँ पे इंपोर्टेंट सेंटर्स क्या क्या थे। आपको पता चल जाएगा कि एंटी जमींदार वॉयलेंस ये इसका एक मार्किंग पॉइंट था या नहीं था। तो ये मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इट वॉज मार्क्ड बाई द इमरजेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये बिल्कुल सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ हमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार जो है वो बनती हुई देखने को मिल रही थी। तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे नॉलेज भी यूज़ किया कि ये नासिक सेंटर था या नहीं, ये नॉलेज का पार्ट है। यानी कि ऑप्शन बी को मैंने क्रॉस किया नॉलेज के बेसिस पे। लेकिन वुमेन डिड नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट, इसको मैंने किसके बेसिस पे किया है? थोड़ा सा एप्टीट्यूड के बेसिस पे। यहाँ पे मैंने एप्टीट्यूड को ज़्यादा लगाया है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंदन बाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी फेमस पर्सनैलिटी, 1866 ईयर फेमस, फाउंडेड इन लंदन। तो लंदन में दादा भाई नौरोजी ने जिस एसोसिएशन की स्थापना की थी उसका नाम था क्या? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी को किस और नाम से जाना जाता है? वी ऑल नो दैट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैंने काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस को उठाया है, कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो उनको मैंने यहाँ पे नहीं उठाया क्योंकि वो तो जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, उनको समझना है। तो उसी तरीके से हम इस अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डाला है, आगे आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आई थिंक 18 क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। आगे आते हैं 19 क्वेश्चन पे। बोला है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट फेमस मूवमेंट है, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं, ही वॉज अ टीचर। कहाँ पे? कहाँ पे? हिंदू कॉलेज। अब आप आई थिंक अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आप इसका आंसर रिकॉल कर ले गए होंगे। इसका जो आंसर है वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल मूवमेंट, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से ये लॉन्ग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि अरे सर इतना काफ़ी कुछ पूछ लिया इसमें। तो अब देखिए इसको भी किस तरीके से हम नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फुल फोकस के साथ सुनना। थीम क्या है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने देखा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब देखना इसमें क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, ठीक है। अब आओ, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट ऑकर्ड इन मेरठ। मेरठ में ये ऑकर हुआ। व्हेन टू सेपॉइज, जब दो सेपॉय ने स्टोल आर सुपीरियर ऑफिसर्स राइफल।
दो सेपॉय ने जो सुपीरियर ऑफिसर था उसकी राइफल को चुरा लिया, तब ये मूवमेंट होकर हुआ। आपने कहीं भी ऐसा कुछ सुना जब आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ा? कहीं भी आपको कुछ ऐसा सुनने में आया हो कि राइफल को चोरी करने की वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? नहीं सुना, यानी कि स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट वन रॉन्ग है तो ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन डी चला गया। अब मैं आ गया 50-50 पे, 2 और 4। 2 और 4 पूछ रहा है, यानी कि जो 3 है वो भी रॉन्ग है, उसे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं, मुझे टाइम बचाना है। अब 2 और 4 में से कोई एक सही होगा। 2 और 4 में से पढ़ते हैं, पहले 2 पढ़ेंगे। इट बिगेन व्हेन रानी ऑफ झांसी डेक्लेयर वॉर ऑन द ब्रिटिश। इसकी शुरुआत तब होती है जब झांसी की रानी वॉर को डिक्लेयर कर देती हैं, युद्ध की घोषणा कर देती हैं, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्या ऐसा कुछ आपने पढ़ा था? मूवमेंट का जो ट्रिगर पॉइंट है वो यहाँ से कुछ रिलेटेड है, ऐसा कुछ रानी ऑफ झांसी से? हाँ, इन्होंने लीड किया था फ्रॉम झांसी। इस तरीके से हम अलग अलग लीडर्स के नाम पढ़ते हैं, जैसे कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, नाना साहेब कहाँ से आप बताएंगे, उसके बाद बहादुर शाह जफर फ्रॉम दिल्ली। बट हमने ये सेकंड स्टेटमेंट कहीं भी नहीं पढ़ा था, और इस तरीके से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा। वो सेकंड गलत हुआ तो हम अपने आंसर पे पहुंच गए, दैट इज़ 4 ओनली। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सअप था नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड का। अगर हम यहाँ पे एप्टीट्यूड का भी ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं विद फुल एक्यूरेसी। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद ये नहीं रहेगा कि अरे वो मैंने किए तो 50 क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं उसमें से कितने सही हो जाएंगे। अगर इस एप्टीट्यूड और नॉलेज के मिक्सअप से अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो बाहर निकल के हम श्योरिटी से कहेंगे सर 50 क्वेश्चन किए लेकिन मुझे एक दो उसमें से मे भी गलत हो सकता है, लेकिन मैं 47 to 48 क्वेश्चन हर हाल में सही कर लूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से बड़ा सा क्वेश्चन है और फिर से एप्टीट्यूड के साथ ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्म समाज इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ब्रह्म मैरिज एक्ट ऑफ 1872 अलाउड इंटरकास्ट एंड विडो मैरिज ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी नॉन हिंदू। करेक्ट पूछा है उसने, ध्यान रखना। विडो ब्रह्म ब्रह्म जो मैरिज एक्ट है वो क्या बात करता था? अलाउ करता था इंटरकास्ट और विडो मैरिज को, कब? ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी नॉन हिंदू। आगे बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट है केशव चंद्र सेन अरेंज द मैरिज ऑफ हिज माइनर डॉटर विद द महाराजा ऑफ बुर्दवन। केशव चंद्र सेन ने अपनी माइनर डॉटर का जो मैरिज है वो महाराजा ऑफ बुर्दवान के साथ अरेंज किया था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है केशव चंद्र सेन फॉलोअर ब्रोक अवे टू फॉर्म दी नव ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर हैं उन्होंने टूटकर नव ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी। और फिर बोल रहा है कि जो ब्रह्म समाज था इट ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल एलिट ग्रुप टू अ मास मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे कीवर्ड बताऊंगा जिनसे स्टेटमेंट पूरा गलत हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है एलीट ग्रुप, यहाँ पे नव ब्रह्म समाज, इसकी जगह क्या आएगा? साधारण ब्रह्म समाज। महाराजा ऑफ बुर्दवान, महाराजा ऑफ कूच बिहार। दैट्स वाई ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, 2022 क्वेश्चन। सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आया था? हम सभी को पता है, इट वॉज लॉर्ड वेलेस्ली। ये कौन था? ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। सर क्या था ये सब्सिडरी लाइंस? तो पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखता हूँ इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सब्सिडरी लाइंस वाज अ स्ट्रेटजिक पॉलिसी, इट वाज अ strategic policy to establish British dominance
ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओवर द सर कुछ समझ में नहीं आया, आपने डेफिनेशन लिखी, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करो। ठीक है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था कि एक ऐसा अलायंस है, एक ऐसी संधि थी जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा कि भारत में जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो जो भी प्रांत हैं वहाँ पे, तो उसमें जो राजा वगैरह हैं उनको हम आर्मी आर्मी प्रोवाइड करेंगे, कौन, अंग्रेज। और बदले में उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको उस आर्मी का मेंटेनेंस, उसका खाना पीना रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, उस प्रिंसली स्टेट्स की होगी। इन रिटर्न उन्हें क्या मिलेगा, इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा कि अगर कोई दूसरा प्रिंसली स्टेट उन पे अगर अटैक करता है तो ये डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन, ब्रिटिश आर्मी। ये थी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। वही लिखा हुआ है, क्या था, ये एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी थी टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और मैं कह सकता हूँ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इन पर ब्रिटिश ने अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए अलायंस लेके आए थे। अब होता क्या था, इन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया कि अगर कोई दूसरा स्टेट आप पे अटैक करेगा तो हम आपको डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अगर किसी दूसरे स्टेट ने अटैक किया तो फिर वहाँ पे ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं थोड़ा पीछे हट जाते थे। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड एंड रूल और सब्सिडी लाइंस, आगे हम एक और पॉलिसी पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इन सभी पॉलिसीज़ को लाकर अपने जो डोमिनेंस है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया और एक्सपेंड किया अपने होराइजन को, किस पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। इसी के साथ इसका आंसर है ए, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाई ज्योतिराव फुले। अभी हमने देखा था ये नाम 1873 में ज्योतिराव फुले ने किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, तो हम सभी को पता है ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी, सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ये देखिए, ये एनडीए में भी आया है ये क्वेश्चन पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी आया है, ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आया है, और एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, दैट इज सीजीएल, सीपीओ, उनमें भी इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। थीम क्या है ये सर, ये किस टॉपिक से पूछा गया है, ये टॉपिक से पूछा गया है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर मैं कुछ और आपको ऑप्शन बताऊं तो जो ये ज्योतिराव फुले थे कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रॉम महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक, और पॉइंट बताइए। इन्होंने अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए काफ़ी काम किया था, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा बताओ, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, हमारे पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, किसका आर्टिकल कौन सा है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि इन्होंने कास्ट सिस्टम वगैरह को लेके जो भी काफ़ी काम किया था, जो रिजिड कास्ट सिस्टम था उसको लेकर, जाति प्रथा जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं अबाउट हुम, ज्योतिराव फुले। गॉट इट। 24 स्टेटमेंट। फिफ्थ देखिए, फिर आ गया रिवोल्ट ऑफ 1857 से। फिर जो है इसमें हम क्या लगाएंगे, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड, फिर इसमें लगाएंगे। आइए लगाते हैं। सबसे पहले देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, यहाँ ध्यान नहीं जाता है एग्जाम हॉल में, नॉट नहीं पढ़ा पूरे क्वेश्चन का सेंस चेंज हो जाएगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसमें से रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कौन सा कॉज नहीं था। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द रूमर दैट द ब्रिटिश हैड मिक्सड द बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग्स इन द फ्लोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द centenary of the Battle of Plassey on 23rd of June 1857। फिर कह रहा है पॉपुलर डिसकंटेंट विद ब्रिटिश रूल, और फिर बोला द प्रोफेसी डेट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल वुड लीड टू द एंड ऑफ द कलयुग एंड द रिटर्न ऑफ रामराज। अब बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको नॉट अ कॉज ऑफ द रिवोल्ट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें जो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ये मैं आपको अगली क्लास के लिए छोड़ता हूँ। इस पर आप थोड़ा सा सोचें, मैं ये चाहता हूँ, इसका आंसर मैं भी तुरंत बता सकता हूँ लेकिन
मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप इस पर रिसर्च करें, आप देखें। इसमें से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो आंसर होगा वो ए या डी में से कोई एक, अब वो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खिलाफत मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट वर्ड जहाँ पे भी देखे क्या करना है, उसको सर्कल करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द खिलाफत मूवमेंट डिमांडेड दैट द खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम हॉली प्लेसेस, ठीक है। द रेडिकल ट्रेंड इन द खिलाफत मूवमेंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई यंगर लीडर्स, कौन कौन, मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद, ओके। इंडियन मुस्लिम्स लीडर्स यूज खिलाफत एज अ सिंबल दैट कुड यूनाइट द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आ जाइए ए स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा सा डाउट था, एक बार डी और पढ़ लेता हूँ। द दिल्ली कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल खिलाफत कमेटी इन 1920 डिसाइडेड टू लॉन्च अ मैसिव नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट वॉज नॉट दिल्ली कॉन्फ्रेंस, तो क्या, इट वॉज डिसाइडेड एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन जून 1920, कहाँ पे, इलाहाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, नॉट करेक्ट पूछा है, डी इज द आंसर। कोई डाउट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि क्या कॉमन एलिमेंट था किस किस के बीच में, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन भी पढ़ने की नीड नहीं है, हम सभी को पता है, देवर एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। क्या डेट है इसकी सर, 9th of August 1925, और इट वॉज वॉट, अ ट्रेन रॉबरी प्लान, ट्रेन लूटी गई थी। बैकग्राउंड हम सभी को पता है, नहीं तो आप एक बार फिर से हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी विद प्रॉपर सीक्वेंस एंड क्रोनोलॉजी। कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब्सिडरी अलायंस, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा, डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली जो लेके आए थे कब, 1798 में, कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, यानी कि इन चारों में से कोई एक ही सही है। द टेरिटरीज entering into a subsidiary alliance with the British were responsible for their own internal and external protection, ठीक। In the territory of the ally a British armed contingent would be stationed, अभी आपको ये मैंने बताया था सब्सिडियरी अलायंस में कि जो ब्रिटिश एलाई की जो टेरिटरी है उसमें कौन रहेगा, जो ब्रिटिश आर्म्ड है उसका उनका कंटिजेंटमेंट जो है, कंटिनमेंट वहाँ पे तैनात रहेगा, यानी कि ये सही है। द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश कंटिजेंट इन द टेरिटरी, जो एलाई होगी, एलाई से मतलब प्रिंसली स्टेट जो होगी, वो क्या करेगी, वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगी, किसके मेंटेनेंस के लिए, ब्रिटिश कंटिजेंट के मेंटेनेंस के लिए। ये भी मैंने आपको भी बताया था, उन्होंने कहा था हम आपको आर्मी देंगे और उसके बदले में जो आपको क्या देना होगा, उसका रिसोर्सेज वगैरह, रहना खाना सारी चीज़ें, उनकी फैसिलिटीज जो भी चाहिए बेसिक, वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट, द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश वॉज नीडेड टू फॉर द एलाई टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द अदर्स, बिल्कुल किसी से भी अगर एग्रीमेंट वगैरह कोई करना है नेबरिंग या अदर प्रिंसली स्टेट से, तो उसके लिए जो ब्रिटिश की जो परमिशन है वो उसको लेनी पड़ेगी प्रिंसली स्टेट्स को। तो अगर बी और बी सी डी तीनों सही हैं तो नॉट करेक्ट फिर क्या होगा, ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल, कोई डाउट यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए दो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही इजी होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे कीवर्ड को रिप्लेस कर देंगे वहाँ से जो उस क्वेश्चन को क्या कर देगा, आसान बना देगा, ठीक है। यहाँ पे ओन इंटरनल एक्सटर्नल ये गलत है, इसकी जगह क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर, दोबारा थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एन टेरिटरी।
बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अर्ली मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो थी इंडिया में उसको लेकर स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था पोर्टुगीज ब्रॉट यूरोपियन मूवेबल मैटर टाइप्स टू गोवा इन 1550। ओके करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो है द फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट ऑफ विच टाइप वॉज ऑफ विच टाइप्स वर प्रिपेयर्ड वॉज तमिल। फर्स्ट इंडियन स्क्रिप्ट तमिल में। ओके द इंग्लिश कंपनीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद प्रिंटिंग प्रेस वॉज एट कलकत्ता। ठीक, द इंग्लिश कंपनी इंपोर्टेड प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया in 1674-75 at the request of Bhimji Parekh. He was a businessman. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको रॉन्ग लग रहा है? ये सही है, ये सही है। यहाँ पे कलकत्ता ना होके क्या होगा, मद्रास होगा। ठीक, गॉट इट। इसके ऑप्शन थोड़े से गलत फ्रेम हुए हैं। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। पहला सही है, दूसरा चाहिए और फोर्थ सही है, तीसरा जो होगा उसका गलत है, उसका जगह कलकत्ता की जगह क्या होगा, मद्रास होगा। थोड़ा सा ऑप्शन इसमें मिस्टेक हो गई है। आंसर इज 1, 2 एंड 4। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द न्यू फीचर। देखिए मैंने आपको बताया था ना पीछे, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन आया। अब अगर वो जो क्वेश्चन आया था पीछे जो हमने डिस्कस किया, अगर हम ऐसा क्वेश्चन एक बार PYQ लगाते थे, हम अच्छे से उस पर रिसर्च कर लें, उस पर पढ़ लें। फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट लिखाए हैं अपने नोट्स में, तो अगर आप अपने नोट्स जाके रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट से आ रहे हैं। लिमिटेड 8-10 पॉइंट है और आप देखेंगे हर बार क्वेश्चन उन 8-10 पॉइंट्स के बीच में ही फ्रेम होकर पूछ लिया जा रहा है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक अगर दिया जाता है, पूछा जाता है, तो अगर उसके बारे में एक बार होलिस्टिक हम लोग देख लेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या एडिशनल पॉइंट है जो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ या मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। 29 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, इसका क्या फीचर्स थे जो विजिबल थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो लग रहा है लार्ज स्केल मूवमेंट इन सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज में हमें लार्ज स्केल मूवमेंट देखने को मिला। फिर कह रहे हैं लार्ज स्केल मास मूवमेंट देखने को मिला इन सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ किसान सभा। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ईयर हमें पता है 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय हुम, लेड बाय हुम, लेड बाय गांधी जी। और कुछ याद आ रहा है आपको यहाँ से? बिल्कुल याद आ रहा है। स्लोगन क्या था? स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। तो पहला स्टेटमेंट कि यहाँ पे लार्ज स्केल मूवमेंट देखने को मिला इंडस्ट्रियल एरियाज में, सही है बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट लार्ज स्केल मास इन्वॉल्वमेंट इन सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, दिस इज रॉन्ग। प्रिंसली स्टेट्स में हमें कोई भी लार्ज स्केल का मास मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। फिर बोला इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ किसान सभा, दिस इज ऑल्सो राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 एंड 3 इज द करेक्ट। गॉट इट। तो थोड़ा सा हम ये देख पा रहे हैं कि हमें टॉपिक को अगर कवर अप करना है तो एक होलिस्टिक वे में कवर अप करना होगा पूरी तरीके से, और ऑप्शन जो फ्रेम हो रहा है उस टॉपिक से ही कुछ पॉइंट को उठा के उसको एक्सट्रीम कर देगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे मास इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला प्रिंसली स्टेट्स में। अब आपने टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो ऐसा आपको कहीं भी उसमें पढ़ने को नहीं मिला होगा, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो मैं इसको एडमिट करके अपने आंसर पे आसानी से पहुंच गया। इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। क्या पूछ रहा है? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी दैट एम्ड टू। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी वो किस चीज को एम कर रही थी? कंट्रोल द रेबेलियंस इन द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में रेबेलियन को कंट्रोल करने के लिए।
एक्सटेंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, रेगुलेट द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड को रेगुलेट करने के लिए, या फिर एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, तो बाय हुम, तो ये लाया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी। कब, किस टाइम पीरियड पे लॉर्ड डलहौजी कब थे, तो 1840 से 1856 इनका टाइम पीरियड था। अब मैं आपको इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बताना कि इन चार में से क्या ऑप्शंस का होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट्स है और उनका कोई भी सक्सेसर नहीं है आगे, या फिर उनका खुद का कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो वो जो टेरिटरी होगी, वो जो प्रॉपर्टी होगी, वो किसके अंडर आ जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, जो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी उनके रीजन की, प्रिंसली स्टेट्स की, वो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक राजा है और उस राजा का कोई बेटा नहीं है, तो राजा की जो पर्सनल संपत्ति है उसे छोड़कर जो उसका साम्राज्य होगा वो किसके अंडर में आ जाएगा, अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे कुछ लोगों ने किसी बच्चे वगैरह को गोद दे दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस को लेकर फिर यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया किसके बीच में, वो प्रिंसली स्टेट्स के जो भी प्रिंस वगैरह थे उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में। तो यहाँ पे हमें झांसी की रानी के बारे में भी देखने को सुनने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। अब जब मैंने आपको ये स्टोरी बता दी थोड़ी सी बेसिक में, बाकी डिटेल में तो हमने अपने नोट्स में या फिर क्लासेस में डिस्कस की थी, तो अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसने एक्सटेंड किया था टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो तरीका है कि मान लो उनका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो वो जो एरिया है वो किसके अंडर में आ जाएगा, अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बाउंड्री है उसको एक्सटेंड ही तो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पता होगा। अब एक तो क्या होगा कि भाई किसी ने रट लिया, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो लेके आया कौन, लॉर्ड डलहौजी, ये उसका टाइम पीरियड है। अब उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है कि अगर हमने अगर समझ नहीं पाया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नॉलेज जो है या फिर जो हम भी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका फैक्चुअल, एनालिटिकल, कंसेप्चुअल सभी डायमेंशन को हमको छूना पड़ेगा, तब हम उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। कोई डाउट आगे आई। Who among the following was associated with the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA भी बोला जाता है। ईयर 1928। कौन कौन, तीन पर्सनैलिटी नोन, भगत सिंह, चंद्र शेखर आजाद और सुखदेव। सुभाष चंद्र बोस नहीं, महात्मा गांधी नहीं, लक्ष्मी सहगल नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। क्लियर, आगे देखिए। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज टू फाइट अगेंस्ट, अब बताइए इसका आंसर मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश इंडिया। कैप्टन मोहन सिंह, है ना, कहाँ पे, सिंगापुर, है ना, कब, सितंबर 1942। कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन फॉर दी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, वापस ले लिया गया था, क्यों, सभी को पता है, चोरी चोरा केस हो गया था, कब, 1922। क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, सेटिंग अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर। जब पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई तो गांधी जी ने कहा कि हमारा जो मेन थीम है, जो नींव है हमारी, जिसको बोलते हैं क्या, नॉन वायलेंस, आपने उसी को एकदम से पूरा तोड़ दिया आग लगा के। ये तो वायलेंस का एक्सट्रीम रूप हो गया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस मैंस क्या हो गए थे, पुलिसमैन जो है वो जल के मर गए थे। इस वजह से गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, नोट से डायरेक्ट।
उसके बाद आगे देखेंगे। अब देखिए ये काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में हमें इन मूवमेंट को अरेंज करना है। अब ये देखिए सभी नोन मूवमेंट हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन। ठीक है, अब मैं एक एक आपको सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले देखो क्या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगी ये? 1931 लंदन। क्यों की जा रही थी ये? टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक। कम्युनल अवार्ड किस लिए 1932 में? इट एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। क्या हुआ था? एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में ब्रीफली आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जिससे क्या है कि अगर आप बाद में जाके इसको अपने स्टैटिक नोट्स से, जो हमारे नोट्स हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया, उससे अगर आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से रिलेट करके समझ पाएंगे उनको आप। ठीक है, तो उसी तरीके से साइमन कमीशन मोस्ट फेमस 1927, किस लिए आया था ये? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक। पूना पैक्ट का जो ईयर है वो किसके अराउंड है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अराउंड ही है। अब अगर आप इस नॉलेज से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो वो आप क्या देखेंगे इसमें? सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, वो सबसे अर्लीस्ट अगर मैं बात करूं, सबसे अर्लीस्ट इवेंट जो है यहाँ पे वो कौन सा हुआ होगा? आप देख रहे हैं डेट से साइमन कमीशन, यानी कि 4 पहले आएगा। 4 दो ऑप्शन में, यानी कि ये दो ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि कम्युनल अवार्ड 1932, एक फॉर एग्जांपल मान लो मैं पूना पैक्ट कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो कम्युनल अवार्ड 1932, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। अब 1 और 2 में से पहले कौन सा आएगा ये बताइए आप? 1931 या 1932? ऑब्वियस सी बात है, पहले 1 आएगा फिर उसके बाद 2 आएगा, यानी कि पहले 1 और 2 इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया सी। तो मुझे पूना पैक्ट अगर श्योर भी नहीं था तो भी मैंने इस क्वेश्चन को बना लिया। आपको करना क्या है, एक बार हमारे जो नोट्स हैं क्लास में उनमें जाके जो भी हमने यहाँ पे इस टॉपिक पे जब ये हम डिस्कस कर रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, किन किन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस के बिहाफ पे किसने रिप्रेजेंट किया था, कांग्रेस ने किस में पार्टिसिपेट किया, किस में नहीं किया, वुमेन्स में कौन कौन गया था पार्टिसिपेट करने, ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में डिस्कस की हैं काफ़ी डिटेल में। तो जाके आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 35, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम एंडेड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य की विधानसभा थी उसमें जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी उसको एंड किया इसने। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 द नॉन ऑफिशियल वर इलेक्टेड टू लोकल बॉडीज इनडायरेक्टली। बोल रहा है कि नॉन ऑफिशियल्स को लोकल बॉडीज में इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा था। ये दोनों प्रोविज़न अगर आप देखेंगे, टॉपिक जो था हमारा जिसका नाम था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा टॉपिक था, वहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट डिस्कस किए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट जो भी आए थे सारे वो, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, उसके बाद 1935 का एक्ट, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट थे जो हमने, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सभी एक्ट्स जो है हमने डिस्कस किए थे और वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम होके आया है। तो 1909 में इंट्रोड्यूस हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, और जो पहला स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या होगा यहाँ पे सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
द सॉल्ट सत्याग्रह कॉल्ड बाई महात्मा गांधी सॉ द सॉल्ट सत्याग्रह, इसको लेके भी देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉज अलोंग कोस्टल इंडिया, बिल्कुल सही है, बेसिक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अगर आप थंबनेल देखेंगे ना हमारी इस वीडियो का, वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वो जो मार्च चलाया जा रहा है वो सॉल्ट सत्याग्रह के लिए मार्च है, वहाँ पे वुमेन्स भी आपको दिखेंगे उसमें, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन करेक्ट आंसर है। थर्ड कह रहा है अपवर्ड स्विंग व्हेन इट केम टू द वर्किंग क्लास ज्वाइनिंग, वर्किंग क्लास ने जब इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे हमें अपवर्ड स्विंग देखने को मिलेगा। वर्किंग क्लास इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हियर, इसमें ऐसे ही करो मुझे, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर महात्मा गांधी सत्याग्रह क्या था? सत्य क्या आग्रह एक पॉलिटिकल फोर्स, एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और या फिर एक आइडियोलॉजी ऑफ एक्शन? बोथ 3 स्टेटमेंट्स वर पॉजिटिव इन नेचर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की नीड होती नहीं है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्लास का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस? याद करो, आपको एक टेबल बनवाई थी मैंने, उसमें जो भी कांग्रेस के इंपोर्टेंट सेशन थे उन सेशंस को मैंने उसमें लिखा हुआ था, ईयर वाइज कौन प्रेसिडेंट था, और उस सेशन में कोई पर्टिकुलर इंपोर्टेंट इवेंट हुआ हो वो। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने आपको बताया था, याद करो किसके बारे में, सूरत स्प्लिट कब हुआ, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, गांधी जी एकमात्र किस कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे, और जो भी फेमस लीडर्स हैं वो कब हुए, सूरत स्प्लिट कब हुआ, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कब अलग हुए, दोबारा से कब किस सेशन में मिले, गांधी जी ने किस सेशन को एकमात्र उसकी प्रेसिडेंटशिप को होल्ड किया था, वो सब कुछ हमने उस टेबल में लिखा हुआ है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, JB कृपलानी, आचार्य कृपलानी। और इस तरीके से जो हमारा सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो थीम्स थी, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए इन 2023 and 4 उनको डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से हमारे और सब्जेक्ट्स के भी PYQ आते रहेंगे। आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं? आप सीख सकते हैं कि PYQs, देखिए होता क्या है, मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बताता हूँ। PYQs इंपॉर्टेंट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ये हमको पता है, लेकिन PYQs को लगाने का जो अप्रोच है, जो वे है इसको लगाने का, वो मोस्ट ऑफ लोगों को क्लियर नहीं होता। उनको क्या लगता है कि क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसको लेके जो भी ऑप्शन है ABCD, ऑप्शन को पढ़ा और ऑप्शन पढ़ के इसमें से ये इसका आंसर B होगा, B टिक करके हम आगे बढ़ गए। ये PYQ को लगाने का तरीका नहीं है। PYQ को लगाने का तरीका ये है, पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा तरीके से, वर्ड बाई वर्ड, फिर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि ये किस थीम पर है और किस टॉपिक से पूछा गया है। थीम और टॉपिक आपके दिमाग में जब आ गया, फिर आपने चारों ऑप्शन को देखा, क्योंकि वो ऑप्शन UPSC फ्रेम कर रहा है, तो कोई ऐसे ही ऑप्शन नहीं होंगे। आपने पीछे भी जब हमने PYQ डिस्कस किए तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनसे एक पूरा एक नया क्वेश्चन ही फ्रेम होकर पूछ लिया गया किसी एक ईयर में। तो उनके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा, फिर ऑप्शन फॉर एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो B है, अब बाकी के जो A, C और D ऑप्शन बचे, उससे आपको क्या क्या पॉइंट याद आ रहे हैं, या तो आप उनको वहीं लिख लो, क्वेश्चन जहां लगा रहे हैं वहां पे, या फिर जो आपके नोट्स हैं जहां पे वो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे A ऑप्शन में मान लो कोई टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, उससे जो भी पॉइंट्स दिए गए A, C और D में, अब हो सकता है कि आप में से जो ये 3 ऑप्शन थे A, C, D, इसमें से A और C के बारे में तो आपके नोट्स में लिखा हो, लेकिन जो D पॉइंट है ये कुछ नया था, ये आपको पहले नहीं पता था। अब आप क्या करो, इस D वाले पॉइंट में जो भी लिखा है उसको जाके अपने जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो टॉपिक है वहां पे उसको एड ऑन कर लो। इसको बोलते हैं कंटेंट एनरिचमेंट। इस तरीके से जो भी आपने PYQ लगाए उसके आप होलिस्टिक वे में, मतलब जितना उससे आप क्रक्स निकाल सकते हैं वो पूरा आपने निकाल लिया। आपको थीम पता चल गई, आपको पैटर्न पता चल गया, किस तरीके से किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आपके जो नोट्स हैं वो और एनरिच हो गए। तो ये तरीका होता है PYQ लगाने का, और इस सीरीज से केवल मेरा यही बताने का मोटिव है कि PYQ लगाने का तरीका समझ लीजिए आप कि तरीका है क्या।
PYQ लगाने का वजह हम कोशिश क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, PYQ लगाने का मतलब ये है कि उसको रट लेते हैं अच्छे से, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएगा, रटने से चीज़ें नहीं होंगी। अब क्वेश्चन फैक्चुअल कम कंसेप्चुअल ज़्यादा आ रहा है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लाख कोशिश करते रहो। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।